क्या पढ़े थे बताइए लास्ट? अरे कोई तो बता दो। हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल रखा रहता है या बार मैग्नेट रखा रहता है तो उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी की उसकी वैल्यू आती है वो आपका आती है ये U इक्वल टू -mb cos थीटा, जिसको वेक्टर फॉर्म में आप कहेंगे -m.b। यही ना था। और टॉर्क जो लगा था वो कितना लगा था? तो टॉर्क लगा था आपका mb sin थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में आया था आपको m क्रॉस b। ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें स्पेशल केस देख लेते हैं बाबू। स्पेशल केस क्या कि मान लो कि किसी एंगल थीटा पे है तो टॉर्क ये है, ठीक है। मतलब एक्सिस ऑफ द डायपोल या कह सकते हो डायपोल मोमेंट m और b के बीच का एंगल थीटा है तो टॉर्क ये लगता है, ठीक है। अगर मान लो थीटा, अगर स्टैंडर्ड जो स्पेशल केसेस है उसको देखे तो देखो जैसे स्पेशल केसेस ऑफ टॉर्क acting on the magnetic dipole in external magnetic field. तो देखिए इस चीज़ को मैं वहीं करा सकता था जहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला लाए थे, वहाँ करा देते, लेकिन हम सोचे एक बार दोनों का करा देंगे एक ही साथ, ठीक है। तब देखो इसका स्पेशल केस टॉर्क का, तो पहला मान लो स्पेशल केस क्या पढ़ रहे हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। मतलब कैसा डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। किसी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में अगर कोई बार मैग्नेट ऐसा रखा जाता है ना, ऐसा रखा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो या तो ऐसा ये, तो आप देखो m और b के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। या फिर आपका बाबू डायग्राम कुछ ऐसा रहे, तो m कुछ ऐसा रहेगा और b ये रहेगा। तब आप कह सकते हैं 180 डिग्री दोनों के बीच एंगल है ना। तो ये जो कंडीशन होगा
तो इस कंडीशन में आप कैसे करेंगे, कितना वैल्यू आएगा हमारा टॉर्क का, वही कर रहे हैं। तो टाउ इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा बोलो, टाउ इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा एम बी। अब बोलो दोनों के बीच यहाँ पर एंगल कितना हो गया 0, तो तुम क्या डालोगे एम बी साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा एम बी साइन 0 का वैल्यू 0, मतलब कोई टॉर्क अप्लाई नहीं होगा। तो याद रखिएगा टाउ इक्वल टू आपका यहाँ से आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसका 180 डिग्री वाला का जो यहाँ लिखा भी हुआ है, तो उसमें भी देखो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा एम बी, और साइन यहाँ कितना लिखोगे 180 डिग्री। तो साइन 180 का वैल्यू भी क्या होता है, अरे बोलो, हाँ, तो टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस कंडीशन में भी कोई टॉर्क अप्लाई नहीं होगा। तो लिखें, ये सब तो आपको जाना हुआ है, ये मत लिखना, यहाँ से लिखो। इस दोनों कंडीशन में आपका टॉर्क लग रहा है 0, और नेट फोर्स तो हमेशा क्या रहता है 0, मैंने पहले ही बता दिया था। क्योंकि इस वाले पुल पे इसके डायरेक्शन में अगर साउथ ये है ना, और ये आपका नॉर्थ है, और यहाँ ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ पे इसके डायरेक्शन में लगता है फोर्स, साउथ पे इसके अपोजिट लगता है, तो नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, नेट टॉर्क भी 0 हो गया। मतलब ये दोनों कंडीशन क्या चीज़ का है, इक्विलिब्रियम का, ये दोनों कंडीशन आपका इक्विलिब्रियम का है। तो लिखिए, तो नीचे में देखिए, नोट करके लिखिए, इन बोथ कंडीशंस in both conditions the net force as well as net torque on the magnetic dipole will be zero. The net force as well as net torque on the magnetic dipole will be zero. Therefore, it is known as the equilibrium condition. It is known as the equilibrium condition. इधर देखो बाबू, थोड़ा इधर देखो। तो अगर ऐसा रखा है तुमने, अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत ये कर लिया, डायरेक्शन ले लिया है। डायरेक्शन तो सही है, मतलब साउथ नॉर्थ गलत कर दिया। ये देखो इधर क्या आ जाएगा, देखो ये रहेगा हमेशा साउथ टू नॉर्थ होना, तो ये साउथ और ये नॉर्थ। इधर देखो, जैसे साउथ टू नॉर्थ देखना, ये रखा हुआ है, तो नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0, हमें पता चल गया। ज़रा सा इसको डिस्प्लेस करो तो अपनी पोजीशन से ऐसे करेंगे। जैसे ऐसे करोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कौन सा साइड है, ये कौन सा पोल होगा नॉर्थ, ये कौन सा पोल होगा साउथ। तो नॉर्थ पे फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और साउथ पे किधर किधर लगेगा उसके अपोजिट। तो इसको कैसा टॉर्क मिलेगा, फिर से ऐसा, और ये अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और ड्यू टू द जब आएगा तो उस समय इसका रोटेशनल ये कसबे इनर्शिया की वजह से ये आगे निकल जाएगा, और फिर जब ऐसे होगा तो नॉर्थ पे लगेगा इधर, साउथ पे लगेगा इधर, फिर ये अपनी जगह रिस्टोर करेगा। मतलब ये ऑसिलेशन है, एंगुलर ऑसिलेशन करते रहता है, तो ठीक है रहता है। बार बार देखो ये अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर रहा है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिस्टोर कर रहा है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर देखो ये है साउथ, ये है नॉर्थ। थोड़ा सा तुम डिस्प्लेस करके देख लो अच्छा से, ठीक है। तो जैसे तुम देखो साउथ पे लगेगा फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, और नॉर्थ पे लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, ये ऐसे घूम जाएगा, समझ आ रहा है। मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, वापस अपनी जगह ये गया ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है।
तो लिखिए उसमें नोट में जो लिखे ना कि क्या लिखे हैं, हाँ ठीक है, तो लिखिए एट द एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, उसी में आगे एट द एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बाबू। वेयर एज at the angle theta equal to 180 degree, at the angle theta equal to 180 degree, the equilibrium will be unstable equilibrium। ठीक है, चलिए इधर देखिए जरा, स्पेशल केस कर रहे थे। फर्स्ट किया हमने क्या, एट थीटा इक्वल टू 0 और 180। सेकेंड देखो, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री पे ज़रा बताइए टॉर्क क्या हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू होता है आपका एम बी साइन थीटा, तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा एम बी, मतलब ये आपका मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। ठीक है, और इन दोनों कंडीशन में आप वहाँ फिर से कॉपी में लिख लेना, ये दोनों कंडीशन में मिनिमम टॉर्क होगा। ठीक है, मतलब साफ बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। तो ये मैक्सिमम टॉर्क होगा, ये दोनों कंडीशन मिनिमम, तो वहाँ पे लिख लेना दोनों में जो लिखे थे जहाँ मिनिमम टॉर्क बगल में, इसको लिख लेना मैक्सिमम टॉर्क, ये वाला को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ के आगे फिर से आपका एक किसका स्पेशल केस, तो स्पेशल केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन मैग्नेटिक डायपोल is placed in external magnetic field। तो समझिए कौन सा स्पेशल केस पढ़ने जा रहे हैं, तो ऑलरेडी इसका पढ़ चुके हो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ला चुके हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, तो U इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इसका स्पेशल केस देखेंगे। तो पहला कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, और मत करो, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, इसमें दोनों एक कंडीशन नहीं होगा तो एक साथ न पाइए। देखो, अगर आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है बाबू, ध्यान से देखो, तो अगर थीटा 0 है तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस एम बी। ठीक है, और cos 0, तो cos 0 का वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस एम बी। अरे समझ आ रहा है। हाँ, दूसरा, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, u इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री।
तो ये आपका कितना आएगा -mb इंटू -1, कॉस्ट 180 का वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ से u इक्वल टू आ जाएगा प्लस का mb। तो देखो ध्यान से, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ, ध्यान से देखो। तो ये शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आप पढ़े होंगे, 11th में भी वर्क पावर एनर्जी में पढ़ना है, ठीक है। क्या, जहाँ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है उस जगह पे कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल। और जहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल। पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी क्लास 11, नहीं पढ़ा था। तो देखो आ रहा है ना, देखो हम बता चुके पिछले टॉर्क में, क्या बताए थे कि यहाँ इस एंगल पे क्या मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ क्या मिलेगा, अरे बोलो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो यहाँ से भी दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी से भी। जल्दी से नोट डाउन करिए। अच्छा जल्दी से क्या करिए, एक और लिखा ही देता हूँ तो एक बार कर लेना। देखो इधर तीसरा स्पेशल केस भी देख ही लीजिए। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, तो u इक्वल टू -mb cos 90, ओके। तो -mb cos 90 का वैल्यू 0, तो यहाँ से u का वैल्यू मिल गया 0। तो याद रखना 90 पे 0 होगा, यहाँ पर कोई मिनिमम है मैक्सिमम नहीं, उससे भी कम यहाँ मिलता है, निगेटिव में मिलता है। क्योंकि हम आपका पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, निगेटिव में वैल्यू जो होगा वो 0 से कम को माना जाएगा मिनिमम, और इसको माना जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, वहाँ 0 मिलता है। तो देखो बाबू, यहाँ पे प्रॉपर वे में हमने आपका क्या ख़त्म कर दिया, टॉर्क ख़त्म कर दिया और पोटेंशियल एनर्जी को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अगला टॉपिक है, लिखिए। क्वेश्चन लिखा रहे, अच्छा नेक्स्ट करा देंगे, अभी टॉपिक कर लेते हैं। चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हमें पढ़ने हैं। देखो बाबू, मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब हम लोग किधर मूव कर रहे हैं, बाहर मैग्नेट लगभग ख़त्म कर लिया, तो आगे हम लोग मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ। बोले ही थे कि 2 चीज़ इस चैप्टर में पढ़ने हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा उसके बारे में, उसको पढ़ने के लिए जो ज़रूरत है ना, वो टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, इसमें पहला पढ़ेंगे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ध्यान से समझना बाबू, इसको कैपिटल H से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सुनना, इधर ध्यान दो। इधर ध्यान दीजिए, जैसे क्या मैं बता रहा हूँ, सुनो। ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी किसका होता है, तो ये एक्सटर्नल फील्ड का मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होता है। क्या एबिलिटी होता है, क्या चीज़, कि किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक मटेरियल को आप डालते हो, फील्ड में मैग्नेटिक मटेरियल को डालते हो, तो कितना एबल है, मतलब कितना वो लायक है उसको मैग्नेटाइज करने के लिए। नहीं समझे, द एबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो हेडिंग लिखिए, हेडिंग करें, डेफिनेशन। द एबिलिटी ऑफ, लिखिए, द एबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल, मैं नहीं लिख रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आपको लिखा दे रहा हूँ मैं, लिखिए। द एबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज
मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है बाबू, देखो जैसे ये सोलिनॉइड है, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, ध्यान से देखो, ये सोलिनॉइड है, पढ़ा चुका हूँ। सोलिनॉइड के अंदर अगर किसी एक मैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप डालते हो तो कितना ये अच्छे से इसको मैग्नेटाइज करेगा, कितने अच्छे से इसको मैग्नेटाइज करेगा। ठीक है, मान लेते हैं इसका अपना जो मैग्नेटिक फील्ड, देखो याद होगा सोलिनॉइड के आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, टेंड्स टू 0। इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो कितना होता है, तो उसको यहाँ हम मानने जा रहे हैं B0। कितना मान रहे हैं, B0। और तो जैसे तुमने मैग्नेटिक मटेरियल को इसके अंदर डाला तो कितने अच्छे से इसको मैग्नेटाइज ये कर पाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है बताओ, सोलिनॉइड का खुद का मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर में होगा, उसका एबिलिटी को कितने अच्छे से इसको मैग्नेटाइज कर पाए। जैसे मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, कौन कौन है, निकेल है, कोबाल्ट है, आयरन है, तो कोई एक टुकड़ा को रखा गया है। ठीक है, तो कितने अच्छे से इसको मैग्नेटाइज कर पाएगा, ये एबिलिटी क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए H इक्वल टू होता है B0 अपॉन म्यू0। म्यू0 सबको पता है क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो लिख लीजिए, ये सब बना लो। हेयर B0 इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बाबू, म्यू0 इक्वल टू आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी या बेहतर इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी से अच्छा कहो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, है ना। तो लिखिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस। ठीक है बाबू, या वैक्यूम भी कह सकते हो, तो लिख लीजिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहो तो ज़्यादा बेहतर है ना। इसका बाबू यूनिट बताओ तो, यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगा, बताओ बताओ जल्दी। यूनिट निकाल के बताइए जल्दी से, देखते हैं, हम रुकेंगे इसके लिए। तो देखिए बाबू, इसका यूनिट हो जाएगा, बोलो एम्पियर पर मीटर होगा। क्यों, क्योंकि B0 का क्या होगा, टेस्ला होगा। अब बटे में बेटा क्या लिखोगे, म्यू0 का टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एम्पियर कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यहाँ से टेस्ला कट जाएगा, आपका आ जाएगा एम्पियर पर मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो लिख लीजिए, बहुत आसान सा चीज़ है, कोई बड़ा बात नहीं। लिखिए आपको मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में ही हम म्यू0 का यूनिट बता दिए थे, याद है। हाँ, चलो, तो आसान सा टॉपिक था, कोई बड़ा नहीं था। आगे बढ़े तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, देखते चलिए। चलो नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी।
या इसी को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है बाबू, इसी को बोलते हैं। इसको आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये क्या है, समझना ज़रा। ये है आपका, ध्यान से सुनना, ये जिस मटेरियल को, जिस भी मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल को आपने डाला है, उसकी एबिलिटी खुद का कि कितने अच्छे से वो मैग्नेटाइज हो जाता है। नहीं समझे? अरे वो किसका एबिलिटी था? एक्सटर्नल फील्ड का, कि वो कितने अच्छे से मैग्नेटाइज कर देता है। और ये किसका है? खुद का मटेरियल का, कि वो कितने से अच्छे से मैग्नेटाइज हो जाता है। समझ आ रहा है? तो लिखिए द एबिलिटी ऑफ इसका डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग मटेरियल the ability of magnetizing material to magnetize itself in an external field, to magnetize itself in an external field, in an external field। ठीक है बाबू, इधर देखिए। अच्छा, पिछला में जैसे कि आप ध्यान से देखो, फॉर्मूला एच का क्या आया था बताओ? एच का फॉर्मूला था म्यू नॉट, सॉरी बी नॉट बाई म्यू नॉट। याद करो, सोलिनॉइड के केस में अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकलवाए थे। कितना होता था? सर वो तो कॉपी में होगा, वो मेरे दिमाग के लिए थोड़ी लिखवाए थे, वो कॉपी के लिए लिखवाए थे। कितना है याद करो, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई था, ये था। तो बट्टे में क्या हो गया? म्यू नॉट। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल। तो एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन आई। तो चलो वहाँ पर लिख लो, जगह जरूर होगा पिछला में। पिछला का है, पिछला का थोड़ा सा और बढ़ा दिए हैं इसी चीज़ को। ठीक है, लिख लीजिए। नहीं जगह है, आजू बाजू हो गई, लिखिए, लिख लो कोई, बस 2 लाइन तो लिखना है। ये इसमें मत लिख लेना, इसका नहीं है, पिछला का है। ठीक है, चलिए इधर देखिए। देखो लिखो लिखो, हो गया। देखिए इस वाले में इधर देखो बाबू, फिर से अब एक्सटर्नल फील्ड को हम दे देते हैं नाम बी नॉट। अंदर में जो मैग्नेटाइज हुआ, तो जो फील्ड जनरेट हुआ उसको नाम दे दे रहे हैं हम बी एम। दूसरे कलर में लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखो बी एम मतलब इस मटेरियल का में मैग्नेटाइज होने की वजह से, मैग्नेटाइज होना मतलब क्या? बहुत देर अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप डाल देंगे तो कोई मैग्नेटिक मटेरियल बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट है ना, तो खुद का एक फील्ड जनरेट कर लेता है, और वो फील्ड मान लेते हैं कितना है? बी एम। ठीक है, तो अभी बी एम का उतना खास यूज है नहीं, लेकिन आगे होगा, यहाँ बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो आई का क्या फॉर्मूला है। तो आई है आपका एम पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं समझे? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो मतलब एम क्या है? डायपोल मोमेंट, अब पर यूनिट उसके वॉल्यूम का। तो जैसे देखो यहाँ पर मैं एक डायपोल बना रहा हूँ, ध्यान देना,
ये मटेरियल डाले हो ना, तो मैग्नेटाइज होगा, तो इसमें क्या जनरेट हो जाता है बताओ। अगर मैग्नेटाइज हो गया तो जनरेट क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जनरेट हुआ इसमें, तो लेंथ हो गया L, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया A। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ। अरे इसी चीज़ को बेटा ऐसा तुम कर सकते हो ना, इधर देखो, इसी चीज को ये, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, समझ आ रहे हैं। तो बताइए लेंथ गुने ए क्या दे देगा, वॉल्यूम। तो आपका यहाँ से देखो आई का फॉर्मूला, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है, पोल स्ट्रेंथ, जैसे जो भी पोल स्ट्रेंथ होगा बन जाएगा यहाँ पे, तो पोल स्ट्रेंथ M इंटू क्या है, दो लेंथ कितना है L, अपॉन में वॉल्यूम कितना L इंटू L से L कैंसल, तो I इक्वल टू फॉर्मूला मिला M अपॉन A। देखो दो फॉर्मूला, दो टर्म्स में I को हम याद रखेंगे। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी आपका क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, या पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, यूनिट्स बता दो तो ज़रा, यूनिट क्या हो जाएगा फिर से आई का, पोल याद करो इसका पोल कह रहे हैं। डायपोल मोमेंट का क्या होता था, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्या होता था, एम्पियर मीटर स्क्वायर। कुछ याद मत रखो तुम लोग, एम्पियर मीटर स्क्वायर, अब बटे में क्या है वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब। तो बताओ यहाँ से ये कट जाएगा तो पावर 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा एम्पियर पर मीटर, वही होगा जो उसका होता है बिल्कुल। ठीक है, तो लिख लीजिए। तो देखिए तीसरा है आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये क्या है, देखो किसी भी मीडियम का ये परमिएबिलिटी होता है। ठीक है, कि वो मीडियम कितना अपने अंदर से किसको अलाउ करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को गुजरने का, है ना, कितना पेनिट्रेट करके बाहर निकाल देता है। ठीक है ना, तो अंदर से कितना गुजर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उस मटेरियल का या उस मीडियम का, मटेरियल मत बोलो सॉरी, मीडियम का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। नाम से ही क्लियर होगा, परमिएबिलिटी, समझे, परमिट कितना करता है। ठीक है, अब एक वर्ड सुना होगा बेटा, याद करो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसी म्यू नॉट किसका परमिएबिलिटी होता है, जरा बताओ तो। अरे अभी तो बताए थे, म्यू नॉट किसका परमिएबिलिटी है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, हाँ, फ्री स्पेस ऑफ फ्री स्पेस, और कह सकते हैं आप किसका, वैक्यूम, और क्या कह सकते हैं, एयर, इनका है। म्यू अगर लिखे तो किसका हो जाएगा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। क्या वो मीडियम फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर में से कोई होगा, नहीं, उनके अलावा अगर होगा तो उसको म्यू से या म्यू एम भी लिखते हैं, म्यू एम से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा म्यू आर क्या होता है, तो ध्यान से समझो, रिलेटिव परमिएबिलिटी। जरा याद करो तो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट क्या था, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम। एप्सिलॉन एम किसको लिखते थे, किसी और मीडियम का परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर किसको लिखते थे,
रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता था, किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, मीडियम का परमिटिविटी अपॉन में एयर और फ्री स्पेस का परमिटिविटी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना हो जाएगा, म्यू आर, ये हो जाएगा आपका म्यू एम अपॉन में म्यू नॉट। समझ आया? तो जैसा जैसा वहाँ था तो ये भी चीज़ वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के रेशियो को तुम क्या बोलते थे, रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ क्या कहोगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो किसी मीडियम का परमिएबिलिटी अपॉन में परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये रेशियो क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तो आप ये तीनों पहले लिखिए, लिखो, आप फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम डिफाइन करा देंगे, आप फिर ये फॉर्मूला लिख लेना। तो ये तीनों लिखिए। हेडिंग लिखे थे बाबू, रिलेटिव परमिएबिलिटी, हेडिंग डालो। अब इसको थोड़ा ब्रॉडली पढ़ लेते हैं, लिखिए, ब्रॉडली क्या, बस डिफाइन कर लेते हैं। तो लिखो रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसी के अंदर लिखिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, it is the ratio of magnetic permeability of a medium to the magnetic permeability of free space or air. It is the ratio of magnetic permeability of a medium to the magnetic permeability of free space or air. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग होगा बेटा, लिखो, नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। लिखिए चौथा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी इसको आप किससे डिनोट करते हैं, तो चाई से। चाई का अलग ही नाम है। चाई मतलब होता है एक्स, स्मॉल एक्स को लंबा खींच दो, दिख रहा है ना, ये ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा कॉपी भर देना है, ठीक है, छोटा सा थोड़ा ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, कौन सा, ये क्या टॉपिक है, जरा समझते हैं। इधर देखो बाबू, ये सारा खेल किस चीज़ का चल रहा, प्लीज़ समझना। किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में डालते हो तो मैग्नेटाइज होता है, उसके इर्द गिर्द सारी बातें हो रही है ना। जैसे देखो, कोई एक्सटर्नल फील्ड कितना अच्छा सक्षम है मैग्नेटाइज करने में, वो क्या था, पहला टॉपिक क्या था, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। वो मटेरियल कितना सक्षम है मैग्नेटाइज होने में, तो क्या था, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब आगे बढ़े, एक परमिएबिलिटी देखे, क्या कि कोई भी मीडियम अपने अंदर से कितना अलाउ करता है फील्ड लाइंस को कि तुम पेनिट्रेट होकर आर पार हो जाओ, ये कहलाता है उसका क्या, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, सबका फॉर्मूला भी, यूनिट्स भी देखते आ रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये कहता है, अब समझना, ये जो आपका पैरामीटर है ये डिफाइन करता है कि कोई भी मटेरियल कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है एक्सटर्नल फील्ड को मैग्नेटाइज होने में। नहीं समझे, समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्ड मतलब समझ दो, जैसे एबिलिटी मटेरियल क्या किया, देखो एक्सटर्नल फील्ड है, उसमें तुमने मटेरियल को डाल दिया, ठीक है, तो मटेरियल को डाला तो कितना अच्छा एबिलिटी है कि मैग्नेटाइज हो जाए, ये तो था मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। ठीक है, लेकिन कितने जल्दी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है बढ़िया से, समझ में रहा, वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक
ससेप्टिबिलिटी किसी मीडियम का। समझ आया? तो लिखो तो इट इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्डिंग एबिलिटी, ऐसा लिखो। इट इज डिफाइंड एज द, क्या हुआ जी तुमको? इट इज डिफाइंड एज द responding ability of the material, responding ability of the material to magnetize itself in an external field, ठीक है बाबू? चलिए फुल स्टॉप। एक और डेफिनेशन है इसका, तो और करके दूसरा लिखिए। दूसरा, इट इज द रेशियो ऑफ, लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी टू द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मतलब चाई जो है ये क्या होगा? यह होगा I अपॉन में H, ठीक है? तो लिख लीजिए, ये है चाई जो है वो क्या है? I अपॉन में H। I क्या था? मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। H क्या था? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक है? अच्छा एक चीज़ बताओ, चाई का यूनिट क्या होगा? ससेप्टिबिलिटी का यूनिट। तो दोनों का यूनिट सेम होता है, एम्पियर पर मीटर। तो ये क्या होगा? यूनिट लेस। तो लिख लीजिए, इट इज़ ए यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी। याद रखना, ये अक्सर पूछता है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज़ द यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? अब इधर देखिए बाबू, सुनो मेरी बात, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। बाबू इधर देखो, देखिए अब आपका अगला जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इन दोनों के बीच रिलेशन है, जो आज नहीं करेंगे वो कब करेंगे? नेक्स्ट डे, ठीक है? और उसके बाद हम लोग का चालू होगा मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि अब पैरामीटर्स पढ़ चुके जिसके बेसिस पे हम मैग्नेटिक मटेरियल को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है? अब मैग्नेटिक मटेरियल में 3 प्रकार का होता है, शायद केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, डायामैग्नेटिक सबस्टेंस, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, ठीक है? ये सब फिर चलेगा नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? तो स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, पढ़ाई करते रहें।